हाँ जी, हाँ जी सर, क्या कहा आपने? मैंने कहा देखिए, मैंने जो कहा था, इकाई दूसरी हमारी चल रही है, जिसमें जो प्रमुख बिंदुओं पर जो हम चर्चा कर रहे थे वो आपके बौद्ध, जैन और हिंदू कलाओं के बारे में हम समझ रहे थे कि पहले कौन सा धर्म आया, उसके बाद फिर कौन सा धर्म आया, फिर जाके कौन सा धर्म आया। देखिए, अगर उसी क्रम में मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले बौद्ध धर्म था, फिर जैन धर्म था हिंदू धर्म जिसे हम ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। तो इस संबंध में हमने समझा कि इस काल में कौन कौन सी कलाएं सर्वाधिक विद्यमान थी, कौन सी कलाएं किस समय रन हुई। हमने पीरियड बताया था आपको 300 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य का ये पीरियड मैंने आपको बताया था। देखिए, ये तमाम चीजें हमने इस पर कल विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर चुके थे। हमने जो कल बात की थी मौर्य काल, मौर्य कला, ठीक है, यहाँ पर मौर्य काल को हम दे, ठीक है, मौर्य काल। अब मौर्य काल में हमने कौन कौन सी कलाएं देखी, कौन कौन से शासक रहे थे। आप जैसे कल रवि जी ने कहा कि भैया कौन से काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी, किस काल को कहाँ पर चीजों को हमने तमाम चीजें देखा। तो मौर्य काल से संबंधित हमारा ये वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि मौर्य काल में तमाम चीजें क्या रही। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा शासक था जो बहुत अधिक महान और बुद्धिमान और लोकप्रिय राजा के रूप में मौर्य काल में उभर के सम्मुख आया? अशोक। अशोक। अशोक द्वारा कितने ऐसे स्तूपों का निर्माण किया गया था? हाँ हाँ बोलो सर 84,000। देखिए, स्तूपों की अगर हम बात करें तो 84,000 स्तूपों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने कल आपसे एक ये कहा था कि अशोक द्वारा जब स्थापत्य कला और मूर्ति कला की हमने बात करी, जब एक नए युग का सूत्रपात हुआ, तो उस समय अशोक ने जो उसका जो साम्राज्य था, उसके साम्राज्य के विस्तार जब हुआ तो उसने महत्वपूर्ण स्थानों पर, यह कितने स्थानों पर जो शिलालेखों को इसने लगवाया था, कितने शिलालेख यहाँ पर स्थापित किए थे इनके द्वारा, शिलालेख अशोक द्वारा, बताइए कितने? रवि जी बताइए। 14। शिलालेख कितना करे था? कन्हैया बताइए। जैसे इन्होंने 14 कहा कि 14 के सही कहा इन्होंने गलत? अरे बताओ। बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो कालसी में ना सर। देखिए, हाँ देखिए, जो इनके द्वारा जो भारत में जहां जहां अशोक का जो साम्राज्य जिस प्रकार से फैला, उसने जिस प्रकार से सीमाएं अपनी बनाई, जो सीमा विस्तार इसके शासन काल में हुआ, वो महत्वपूर्ण जो 14 स्थानों पर इसने क्या लिखा, जो शिलालेखों को इसने लगवाए थे। मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि अशोक ने जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रति इसकी जो श्रद्धा रही, उसके प्रचार प्रसार के लिए इसने किन किन चीजों को निर्मित किया, क्या क्या चीजों पर इसने फोकस रखा, बताइए। सर स्तूपों का, स्तंभों का और मूर्ति को भी इसका लिंक शेयर किया है, क्या पता बच्चे जुड़े तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको जैसे आपने कहा कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण चीजें पर बौद्ध धर्म के प्रति इसने आस्था रखी, क्या क्या उसके प्रचार प्रसार के लिए किया। जैसे इसने धार्मिक जो स्तूप थे या स्मारकों का यहाँ पर किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसे भरत स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का हो गया, वैशाली का हो गया, रामपुरवा का हो गया, लौरिया नंदगढ़ का हो गया, संस्कृत का हो गया, धर्म का हो गया, कला के, और ये तमाम आस्था के जो केंद्र है, कहीं ना कहीं ये समृद्ध रूप में उभर के समझ आए।
ये उस टाइम पे ये पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। आज इनको जो हम देखते हैं किस नजरिए से देखते हैं, आज अगर किसी जो राज्य में होंगे, अगर मान लीजिए बिहार राज्य के अंदर अगर ये चीज है, तो कहीं ना कहीं आज बिहार राज्य को कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक रूप में मुनाफा हो रहा है। लोग बहुत दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विदेशों से इन चीजों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए अगर हम बात करें 3000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे किस प्रकार की संस्कृति रही है, किस प्रकार से तमाम चीजें रही। हमने कल इसका इतिहास का लेखा जोखा हमें जो देखने को मिलता है, जो सांची का स्तूप हो गया, ये जितने भी हमने बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें इससे ज्ञात होता है कि उस टाइम पर कि कलाएं किस प्रकार से विकसित हुई थी, वहाँ का जो संस्कृति रही, या वहाँ की तमाम चीजों की हम अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें। मैंने कल आपसे ये भी कहा था कि अशोक ने जो बुद्ध की जो जन्मस्थली थी वो कहाँ थी? लुम्बिनी था, बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, अशोक द्वारा आवास गुफाओं का ये निर्माण करवाया गया था, वो आवास गुफाएं कहाँ थी? आवास सर ये गया से 16 किलोमीटर की दूरी पर बाबर की पहाड़ी और नागार्जुन। गया से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन कौन सी पहाड़ी थी? बाबरा की पहाड़ी और पहाड़ी, और सेकंड क्या था आपकी? नागा, बताइए। नागार्जुन। नागार्जुनी ये पहाड़ियों पर क्या कर रहा था? ये गुफाएं बनाती। अब मुझे ये बताइए, जो बाबरा की पहाड़ी थी उसमें कितनी गुफाएं थी, और नागार्जुन की पहाड़ी में कितनी थी? बाबर की में 4 थी और नागार्जुन की में 3 थी। 3 थी। अब ये बताइए, इन पहाड़ियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी है? प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? लोमस ऋषि की गुफा। लोमस जो ऋषि की गुफा। यहाँ पर एक हमने कहा था, एक गुफा और है जो अर्धचंद्राकार में है। जैसे कहें अगर किसमें कहा था हमने कि ढोल के आकार की है, यही कहा था ना? सुदामा। हाँ, तो ये याद रखिएगा, ये तमाम चीजें थी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री था, उसका नाम क्या था? वो कौन आया था भारत? चीनी है? ये जो आया था, इसने क्या कहा था? अशोक का जब भवन निर्माण हो रहा था, तो इसने कुछ कहा था। सर एक बार फाया लिख दीजिए, तो थोड़ा सा वो सुनने में लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है। पहले फॉ लिखिए, फा। जी हाँ जी। ही या नो, दिख रहा है? जी क्लियर है एकदम। ठीक है, ये फाहियान द्वारा जब इसने अशोक का जब ये महल बनाया गया था, तो जब इसने देखा कि यार ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसने जो कहा था अपने पुस्तक में जो लिखा है, वो कहते हैं कि भैया ये दैवी शक्ति द्वारा इसको निर्मित किया गया। और आपको मैंने ये भी कहा था कि कल जिस समय अशोक के शासनकाल में, मौर्य काल के अंतर्गत 2 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था, उनकी स्थापना हुई थी। वो 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा। हाँ, तो इन जो ये भवनों का जो निर्माण होता है, इन भवनों के निर्माण में कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया था, बताइए। सर पत्थर, ईंट, लकड़ी आदि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये बहुत शानदार तरीके से बना के इनके जो भित्ति चित्र थे, भित्ति पर कितनी तरीके से नक्काशी की गई थी, मूर्ति बनाया गया था। यहाँ पर मौर्य काल में अगर हम कहें, कहीं ना कहीं जो चित्रकला था कहीं ना कहीं उन्नति के शिखर की तरफ पहुंच रही थी। और तो जो इस समय के जो शासक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने, याद रखिएगा, इस समय के जो शासक थे ना, उन्होंने चित्रशालाओं का भी निर्माण यहाँ पर किया था। और जो चित्र विधाएं थी, उनको सीखने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रबंध किए गए थे कि भैया अगर कोई कला के क्षेत्रों के अंदर कुछ सीखना चाहता है, जो कला चित्रशाला, जिसे हम अगर हम कहें म्यूजियम की अगर बात करें, इस टाइप से, जैसे आपके
आर्ट गैलरियां होती है उस प्रकार से चित्रशालाओं को यहाँ पर स्थापना की गई थी और चित्र विधाओं को सिखाने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से क्या किया गया था, प्रबंध किए गए थे। अब आप देखोगे जो ये विद्यालय बने हैं, इनके जो भित्ति चित्र की अगर बात करूं तो इनकी जो रचना की गई थी वो बहुत शानदार तरीके से की गई। उस टाइम पे देखिए मौर्य काल की अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय में जो वस्त्र था ना, वस्त्रों पर भी चित्रकारी इसी समय की गई थी, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हमें कहीं ना कहीं मौर्य काल के अंतर्गत जब जो चित्रशालाएं थी, जो इनके संग्रहालय थी, यहाँ जो चीजें मिली थी, इससे ये ज्ञात होता है कि भैया इस टाइम पे जो यहाँ के जो शासक थे तो कहीं ना कहीं जो कपड़े में भी कहीं ना कहीं कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, चित्र बनाने यहाँ पर कर देते थे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो शासक रहे तो उन्होंने अपने भवनों पर और जहाँ अगर उनके भित्ति चित्र पर देखें या बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं यहाँ पर चित्रों का हमें समावेशी रूप देखने को मिलता है। देखिए आज जो मैंने कल कहा था कि रामपुरवा का सिंह स्तंभ की बात करेंगे, याद लिख लीजिएगा। राम लिख रहे हो ना? जी सर लिख रहे हैं। रामपुरवा का स्तंभ है, जिसे अगर हम इसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, ये रवि जी बताइए। रवि जी हाँ सर, ये बताइए, हमने कहा रामपुरवा का सिंह, रामपुरवा का सिंह स्तंभ जो वृषभ स्तंभ भी बोलते हैं, किस शताब्दी का? हाँ ये वृषभ स्तंभ भी कहते हैं। देखिए इस स्तंभ की अगर बात करूं, जो यहाँ पर जो वृषभ का मतलब क्या होता है सर बैल। हाँ, तो यहाँ पर एक बैल का चित्र बनाया गया है। अगर कहें इसको मूर्ति उकेरी गई है, एक स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर से आपको, लेख रहित भी है। हाँ जी, लेख रहित स्तंभ है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो स्तंभ बनाया गया है, तो स्तंभ के ऊपर से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर वृषभ की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो रामपुरवा का जो सिंह स्तंभ है, तो रामपुरवा में अगर जो विशेष रूप से जो स्थान है, तो यहां से कितने फीट, देखिए 44 फीट का 44 फीट लंबा, ये लंबा स्तंभ है। और जो ये जो लंबा स्तंभ है, 44 फीट लंबा जो स्तंभ है, इसके जो शीर्ष भाग के अगर हम कहें, जो इसका ऊपर का जो भाग होगा, ऊपर के भाग में ये जो वृषभ की हमने कहा जो ये मूर्ति बनाई गई है, इसको रखा गया। अब इसमें क्या किया, अगर आप वृषभ की मूर्ति देखोगे तो उसके नीचे जैसे कमल होता है, कमल का फूल देखा है, कमल के फूल को आपने सीधा पकड़ते हो, अगर उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके आप देखोगे तो जिस प्रकार से ये पंखुड़ियां देखने को मिलती है, जो मेखला के नाम से हम जानते हैं, तो नीचे को जो लटकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से इसमें रेखाएं बनाएगी। आपने अगर देखा होगा भारत का जो स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का अगर आप देखोगे तो अशोक स्तंभ में भी इसी प्रकार से कमल की पंखुड़ियां जो मेखला के नीचे की तरफ के लंबी लाइनों में क्या लटकी हुई हमें देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं इसमें गहराई से इसको खोदा गया है, जो बनाया गया है। और जो चौकी की अगर हम चारों ओर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो हंस जो होते हैं, हंस के जोड़ों को वहां पर क्या है, इसके चारों ओर उत्कीर्ण करके हमें देखने को मिलता है। जो ये सिंह का, इसके ऊपर से हम देखेंगे, जो हम इसे सिंह स्तंभ भी अगर हम वृषभ जो हम कह रहे हैं, तो जैसे हमारा सिंह स्तंभ था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो शेर की आकृति भी कहीं ना कहीं इसके बीचों बीच में, जो जहां पर आप देखोगे क्या बोलते हैं, जहां पर ये हंस को उकेरा गया है, तो वहां पर एक शेर को आकृति को भी क्या करा है, उकेरा गया है, जो चौकी के आकार में कहीं ना कहीं कमल के समान ये उसमें शोभित है। तो कहीं ना कहीं वहां पर हमें देखने को मिले, कहीं ना कहीं इसमें जो हम शेर की जो आकृति, इस जो वृषभ की जो स्तंभ है, उसकी जो चौकी है, चौकी के नीचे जो उकेरा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो शेर के आगे के पंजे हो गया, उसके पैर हो गए, उनमें कहीं ना कहीं सजीवता दिखाई गई है, मगर छोटा बनाया, मगर उसमें सजीवता हमें देखने को मिलती है। और शेर को
किसका गौरव माना जाता है? अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होगा कि ये जंगल का गौरव कहीं ना कहीं वन राजा के रूप में हम इसको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इस मूर्ति में दिखाया गया। देखिए अशोक स्तंभ के अंतर्गत ये मिलती है और ये 3वीं शताब्दी में ये बनी थी। और भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा कहाँ बना था, तो ये रामपुरवा बिहार के अंतर्गत आता है, तो वहां पर ये बनी थी। और रामपुरवा में ही एक वृषभ स्तंभ का जो शीर्ष जो हमें जो प्राप्त हुआ था, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अधिक लयात्मकता से क्या करें चीजों को उकेरा गया है, बहुत शानदार तरीके से। उसमें जो मूर्तिकार होगा उस मूर्तिकार ने इसको बहुत शानदार तरीके से उकेरा गया है। और इसमें जो कमल की जो पंखुड़ियां बैठाई हुई हैं, जो नीचे को उसकी लटकन जो दिखाई है, अब कैसे दिखाई गई है, मान लीजिए एक मेरे को तो ये मान लीजिए ये नहीं हो रहा है, ये जो एक इसकी चौकी है, चौकी के नीचे ये इस प्रकार से चारों ओर क्या है कमल की पंखुड़ियों को दर्शाया गया। और ये वाला जो भाग है, इस भाग में जो आपके जो हंस क्या जोड़े हंस दिखाया गया, बीच में आपको शेर दिखाया गया है। और ऊपर से अगर हम बात करें कहीं ना कहीं ऊपर से ये जो वृषभ दिखाया गया है, वृषभ की मूर्ति को यहाँ पर ऐसा करके उकेरा गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुबड़ लिए हुए है, तो इस प्रकार से। और नीचे को स्तंभ बनाया गया 3वीं शताब्दी के मध्य में इसको बनाई। और ये अगर हम बात करें तो इस बैल को अगर देखोगे, जो वृषभ की हम बात करें, तो इसका शरीर बहुत ज्यादा अकड़न दिखाई गया, इसमें भार दिखाई गया, इसमें बहुत शानदार तरीके से उकेरा गया है। वृत्ताकार चौकी में इसको रखा गया है, जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें बारीक अलंकरण किया गया है। और इसमें पुष्प और पुष्पों के साथ जो लताएं हैं, लताओं को भी कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें जो ये स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर जो ये जो शेर को या जो ये क्या बोलते हैं आपका वृषभ जो बैल को जो दर्शाया गया है, तो कहीं ना कहीं उसको सजीवता, उसके जो पशु का जो शीर्ष जो स्तंभ उकेरा गया है, उसमें शरीर को हष्ट पुष्ट तरीके से दिखाया गया। और सांड के जो मांसपेशियां हैं उसमें कहीं भावात्मकता दिखाई गई, कहीं ना कहीं उसको उकेरा गया है। और अगर हम बात करें जो ये वृषभ का जो स्तंभ है, अगर हम इसके अगर कहें जो शीर्ष में ये सिंह रहित बनाया गया है, इसमें सिंह नहीं है, ये सिंह रहित बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है विशेष रूप से, कभी क्वेश्चन बनेगा कि किस पत्थर पे बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो बना है आपके बलुआ पत्थर पे बना है, बलुआ पत्थर पर ये बना। कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें वृषभ को सिंह रहित दिखाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए रामपुरवा का सिंह स्तंभ है, जिसे आपके सिंह रहित वो दर्शाया गया। ठीक है, इतना सभी के समझ में आ गया। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी हिमानी जी? सर आ रही है। ठीक है, अब देखिए एक आता है वैशाली का सिंह स्तंभ। ये देखिए वैशाली का सिंह स्तंभ है दूसरा, इसके बारे में कुछ जानते हो? रवि जी बताइए। अनुप्रिया? वैशाली का सिंह स्तंभ, आवाज आ रही है तो बोलिए। जी सर आ रही है। बताइए इसके बारे में कुछ जानती हो? सर नहीं जानते हैं, मैं पहली बार अच्छी तरह देख रही हूँ। तो एक अशोक के थोड़ा सा अशोक की लाट के बारे में हल्का पता, और सर कुछ भी नहीं पता। तनुप्रिया आपको? जी सर। ये वैशाली का सिंह स्तंभ कभी सुना है इसका नाम? हाँ सर सुना तो है। देखिए अगर हम इस सिंह स्तंभ की अगर बात करें, जो ये सिंह स्तंभ है ना, ये वैशाली में सारनाथ में है। वैशाली में, ठीक है। ये वैशाली का सिंह स्तंभ की हम बात करेंगे, तो वैशाली के अंतर्गत ये जो सिंह स्तंभ जो मिला है, इसके अवशेष आपके बसाड़ का एक शब्द आता है, बसाड़, एक स्थान है बसाड़। ये बसाड़ नामक एक गांव है, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर बखरिया है, 2 किलोमीटर दूरी पर जो ये अवशेष मिले हैं वैशाली के, ये वैशाली का जो सिंह स्तंभ है, तो वैशाली के जो अवशेष मिले बसाड़ से 2 किलोमीटर दूर बखरिया एक गांव है, वहां पर एक जो ऊंचा टीला है,
उस टीले पर ये हमें देखने को मिलता है, वहां पर ये स्थित था। और ये जो ये स्तंभ था वैशाली का, ये भूमि से आपके 27 फीट बाहर की तरफ है। अगर आप जमीन से ऊपर को अगर आप देखोगे तो ये 27 फीट ये लिए बैठा है। और इसमें अगर जो ये स्तंभ है, इस पर कोई अभिलेख नहीं है, इसमें किसी प्रकार का अभिलेख खोदा नहीं गया है। जो ये स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष पर अगर आप देखोगे तो इसमें कमल की पंखुड़ियां हैं, और साथ ही पूर्ण घाट, अगर पूर्ण स्तंभ ये बनाया गया है। और इस पर अगर देखोगे तो इसकी जो आकृति है आयताकार चौकी पर ये बना है, और इस आयताकार चौकी के ऊपर से शेर की आकृति को दर्शाया गया है, शेर की मूर्ति बनाई गई है। इस जो मूर्ति बनाई गई है वो बहुत ज्यादा स्वाभाविक रूप में आकार लिए हुए बैठी है। और इस पर उस समय जो शिल्पीकार रहा होगा, जो मूर्तिकार रहा होगा, तो उसने इस समय बहुत शानदार तरीके से इसको उकेरा गया है। और साथ ही अगर हम बात करें जो कलाकार रहा होगा, जो मूर्तिकार रहा होगा, उसने इस स्तंभ पर जो शेर का जो बनाया गया है, जो सिंह स्तंभ की अगर हम बात करें तो इसमें भावात्मकता, भावभंगिमा, तनी हुई मुद्रा में आपके ये दिखाई गया कि भैया शेर बहुत ज्यादा शिकार के लिए कहीं ना कहीं आतुर है, एकदम अपनी पूरी बाहें फैला के किसी चीज की घात लगाए बैठा है। तो कहीं ना कहीं जो शेर है, उस शेर के गर्दन के बालों को कहीं ना कहीं उठा हुआ दिखाई। जब शेर, आपने देखा होगा जब बिल्ली गुरकती है तो उसके शरीर के बाल कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ना, देखे? तो जब वो खड़े हो जाते हैं तो उसी प्रकार से इसमें भी जो वैशाली का जो सिंह स्तंभ है उसमें भी इसी प्रकार की भावात्मकता जो मूर्तिकार द्वारा दिखाई गई है। और जो मूर्तिकार था उसने कहीं ना कुशलता से इस चीज को बहुत बारीकी से इसमें कार्य किया है और इस चीज को उकेरा गया है। और ये तमाम चीजें अगर हम कहें तो यही आपके सिंह स्तंभ की कीर्ति, या कहें ये आपका वैशाली का सिंह स्तंभ हम इसे कहते हैं। ठीक है, इतना तो जी सर। इतना आपके समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूँ। जब सर आ गया तो ठीक है, अब बात करेंगे जो सांची का सिंह स्तंभ है। सांची का सिंह स्तंभ जानते हो, बताइए। नो सर। और सुना है? नो सर। सांची का सिंह स्तंभ के बारे में बात करें तो ये जो स्तंभ है ना, ये सांची के, याद रखिएगा, जो ये स्तंभ है सांची के दक्षिणी द्वार के समीप ये स्थित है। जो सांची में जो दक्षिण के द्वार है, जो दक्षिण दिशा के समीप ये क्या है आपके स्थित है। और सांची का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, जो सांची का जो सिंह स्तंभ बना है उसके दक्षिणी द्वार जो बना है उसके समीप इस चीज को स्थापित किया गया है। और इस स्तंभ के शीर्ष पर अगर बात करें, जो ये स्तंभ बना है उसकी जो ऊपर का भाग है, ये मान लीजिए पेन है, इसके ये स्तंभ है, इसके ऊपर का भाग की अगर बात करो तो यहाँ पर 4 शेर दिखाए गए हैं। जो 4 शेर जो आपने देखा होगा, जो हमारा आपने देखा होगा जो संसद भवन में पिछली बार एक हमारा एक वो स्तंभ स्थापित किया गया था, देखा था आपने, जो कांसे का बना था। जो आप ये देखोगे, आपने जो अशोक की लाट देखी है, जो शेर एक दूसरे के चारों ओर क्या करें, पीठ सटाए बैठे रहते हैं। 4 शेर होते हैं जिनकी जो चारों दिशाओं की तरफ उसको एक दूसरे से पीठ सटाए हुए, देखा आपने? जी सर, देखिए फोटो। हाँ, फोटो देखिए ना, तो ये उसी से संबंधित है। ठीक है, वो जो फोटो आप देख रहे हो तो यहीं से लिए गया है। जो भारत का जो स्तंभ है, जो मोहर बनी है, जो आपने देखा होगा भारत के स्तंभ को, तो ये यहीं से लिया गया। तो जो ये शीर्ष स्तंभ है तो इस शीर्ष स्तंभ के चारों ओर अगर मैं बात करूं, एक दूसरे से जो शेर हैं आपके एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं। तो कहने के मतलब ये चारों दिशाओं को ये देखते हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण की तरफ ये देखते हुए हमें देखने को मिले। ये एक चौकी है, जो चौकी बनी रहती है, चौकी के ऊपर से इसको रखा गया है, वहां पर बैठा है और दर्शाया गया है। और चौकी के नीचे का जो भाग होता है उसमें पंक्तिबद्ध तरीके से हंसों को क्या कह रहा है, उकेरा गया है। और जो इसमें जो शेर हैं
उनकी जो संरचना है वो बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और जिस प्रकार से सांची का जो सिंह स्तंभ बनाया था उस प्रकार का प्रभाव अगर मैं कहूँ सारनाथ में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से आपके सांची का जो सिंह स्तंभ था। ठीक है, इतना तो समझ गए सर होंगे। इसमें हंसों की संख्या कितनी है? हंसों की संख्या नहीं देखिए, हंस बस इसमें हंसों की पंक्ति को बनाया गया, हंसों की जोड़े को ऐसे करके इसके मान लीजिए ये है, ये देख लीजिए। अगर हम कहें इस प्रकार से आप गोल ये वेदिका होती है तो इस प्रकार से यहाँ चारों तरफ को क्या करें, यहाँ हंसों का जोड़ा रखा है तो यहाँ पर आपके सिंह है, इधर को मुंह करा है, इधर को मुंह करा है, आगे को मुंह किया होगा उसने, पीछे को किया होगा। ठीक है, तो ये करके आपका इस प्रकार से बना है ये स्तंभ। ठीक, जी सर। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए जो अब हमने सांची का पढ़ा था, अब यहाँ पर आ जाएगा सारनाथ। सारनाथ तो सुना ही होगा। जी सर सुना है। सारनाथ का स्तंभ, कनुप्रिया जी समझ में आ रहा है? जी सर। सारनाथ का कौन सा स्तंभ है? सिंह स्तंभ है। ठीक है बेटा, सारनाथ में जो मिला था सिंह स्तंभ है। सारनाथ का सिंह स्तंभ के बारे में बात करेंगे। देखिए सारनाथ के जो सिंह स्तंभ की अगर हम बात करें तो सारनाथ में क्या किया था भगवान बुद्ध ने? ज्ञान प्राप्ति किया था। और कोई बताओ, कनुप्रिया आप बताओ। सर धर्म चक्र प्रवर्तन। वो तो ठीक है, जो सारनाथ में अगर हम कहें तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उद्देश्य दिया था। ठीक है ना, कभी क्वेश्चन बनेगा कि भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर अपना सर्वप्रथम पहले धर्म उद्देश्य दिया था, तो ये आपके सारनाथ में बुद्ध ने ये दिया था। और इसी स्मारक के रूप में हमने क्या करा, इसने अशोक के शासनकाल में इसे स्मारक के रूप में क्या किया था, अशोक के शासनकाल में जो ये बना था, अशोक का जो शासनकाल रहा, जो ये स्तंभ बना था आपके, याद रखो 242 लिख लिया, 242 से आपके 332 ईसा पूर्व। ये लिख लिया। जी सर। 242 से, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ 242 से 232 लिखिए उसे। 242 से 232 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है इसको स्थापित किया गया था, इस सिंह स्तंभ को। कौन सा? सारनाथ का जो सिंह स्तंभ था, इसको अशोक के शासनकाल में 242 से 232 ईसा पूर्व के बीच इसे स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और अशोक के द्वारा अगर हम बात करें तो यही वाला जो स्तंभ है, जो मैंने कहा जो सारनाथ का जो स्तंभ है, इस स्तंभ में क्या खुदा हुआ है बताइए कनुप्रिया। जो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, इस स्तंभ में अशोक का क्या खुदा है? हिमानी आप बताओ। मेरे पता नहीं। आपने बहुत दफे सुना होगा जो सारनाथ का जो स्तंभ है जिसे अशोक द्वारा बनाया गया था 242 से 232 ईसा पूर्व के बीच में, इसमें अशोक का संघ भेद खुदा हुआ है, संघ भेद खुदा है। ठीक है, आज तक हमें इसे पढ़ने में नहीं आया, मगर हमें पता चलता है कि अशोक द्वारा इसमें एक मैसेज दिया गया है। अब वो उस समय की जो लिपि थी, उस लिपि का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसमें अशोक द्वारा अशोक का संघ भेद खुदा है। और जो ये स्तंभ है, इस स्तंभ में जो शीर्ष अगर कहीं जो सिंह का जो इसमें क्या है, ऊपर से शीर्ष रखा गया है। और ये जो मौर्य काल में कला का सर्वोच्च अगर कहें सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में अगर देखा जाता है, इसको किसको देखा जाता है? जो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, मौर्य काल का सबसे उत्कृष्ट वर्क के रूप में जो देखा जाता है कि इतना शानदार वर्क अन्य किसी काल में नहीं हुआ था जितना शानदार वर्क आपके जो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ बना था मौर्य काल में, बहुत बेहतरीन बनाया गया था। जो ये सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, आज इसको क्या गया,
संग्रहालय में कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित रखा गया है। याद रखिएगा, इसको संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आपके राष्ट्रीय संग्रहालय में जो इसका ऊपर का जो सिंह स्तंभ है, इसको क्या गया है, सुरक्षित रखेगा। और जो ये स्तंभ है, और जो स्तंभ की पूछा जाएगा कितने फीट ऊंचा था, तो ये कितना था, 50 फीट, याद है? नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, हाँ सॉरी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। हाँ, ये 50 फीट, ये 50 फीट ये ऊंचा था। 50 फीट लगा लो, आपका जो कमरा होगा, जिस कमरे में आप बैठती हो, वो कमरा आपका 10 से 11 फीट का आपका कमरा होगा। ठीक है, आप लगा लीजिए कि 50 फीट कितना होगा। ठीक है, अब ये जो 50 फीट ऊंचा था, क्या हुआ, ये आज टूट के जमीन पर गिर चुका है। तो क्यों टूटा? देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि समय समय पर, उतने समय पूर्व 242 से 232 ईसा पूर्व की हम बात करें, तब से अभी तक प्रकृति में बहुत ढेर सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाक्रम घटा होगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका सिर से नीचे टूटकर गिर गया। अब कैसे? जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई होगी, या आपके भूकंप आ गया होगा, भूकंप की वजह से इसकी क्या होगा, ऊपर का लाट टूट के नीचे जमीन पे गिर गया होगा। और जो ये टूट गया था ना, या प्राकृतिक आपदा कुछ भी रहा हो, या बड़े बड़े हवाएं चली हों, बहुत अधिक तीव्र गति से चली होंगी, या कहीं बहुत भयंकर तरीके से, अलग तरीके से आपदाएं आए होंगे, लैंडस्लाइड हुआ होगा, या कुछ भी हम कहें, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक दुर्घटना की वजह से ये इसका जो शीर्ष था वो गिर गया। और जब ये सिर से गिरा, तो ये आपके 6 भागों में, ये 6 फुट के बीच इसका जो अलग अलग भागों में टूट कर ये बिखर गया। और जो इसका जो सिंह स्तंभ जो था, जो शेर का ऊपर का जो भाग था, जैसे मान लीजिए ये वाला जो कैप आप देख पा रहे होगे, इसको सिंह स्तंभ में लगा लीजिए, 6 फीट के आसपास ये इसका जो शीर्ष का जो में, जिसमें 4 शेर एक दूसरे से अलग अलग पीठे सटाए बैठे थे, तो ये जो शीर्ष स्तंभ जो था वो आपके 6 फीट का ये था। इतना समझ में आ गया? तो मतलब 6 भागों में था ये? नहीं, 6 फीट ये अनेक भागों में टूट गया था। देखिए, जो 6 फीट, मान लीजिए ये शेर है, तो जो ये शेर की जो ऊंचाई है, अगर मैं कहूँ, ये आपके 6 फीट, ये 6 फीट के ये था। ठीक है, 6 फीट ये इसकी ऊंचाई थी। ठीक, पर इसकी तो जैसे 50 फीट थी, 50 फीट से जब टूटा तो फिर 6 फीट में आ गई थी। नहीं, मान लो, देखो, ये समझो, ये मेरा जो ये सिंह स्तंभ है, मान लो, ठीक है, ये सारनाथ का सिंह स्तंभ है। इसका ये वाला भाग, ये जो मेरे हाथ में जो कैप है, ये इसमें इस वाले भाग, ये शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग इसके ऊपर से ये बना रखा है। इसमें शेर है, 4 शेर है, अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे से क्या है, पीठ सटाए बैठे हैं। जो लंबे टाइम में प्रकृति आपदाएं होंगी, तो अगर ये हिला होगा, तो ऊपर का भार ज्यादा रहा हो, तो ये वाला जो 6 फीट का इतना था, तो ये टूट कर जमीन पे गिर गया। समझ में आ रहा है? जी सर। तो ऊपर का जो सिंह स्तंभ था, वो जो शेर था, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पीठ सटाए बैठे थे, ये टूटकर नीचे गिर गया। और इसमें अगर आप देखोगे, तो पूर्ण रूप से इसमें पूर्ण घाट, जैसे अगर हम कहें तो पूर्णात्मकता से इसको बनाया गया था। इसमें कमल कोष, कमल की पंखुड़ियां बनाई गई थी। इसके नीचे सादी तरीके से इसको पंखुड़ियों को उकेरा गया था, और परंपरागत तरीके से, बारीक तरीके से इसको उत्कीर्ण किया गया था। और अगर हम देखें, इसके ऊपर जो कंठ है, उसके ऊपर भी अलंकरण किया गया है। और चौकी, जो ये चौकी बनाई गई जिस पर शेर को बैठाया गया था, मान लीजिए ये चौकी है, इसके ऊपर से शेर का जो स्तंभ बनाया गया था, जिसमें 4 शेरों को बैठाया गया, तो इसकी आकार कैसा है, तो आपको बताने, ये समान आकार का ये था। अगर वृत्ताकार, ये गोल आकृति में क्या बना था, जैसे ये गोल बना रखा है, ये मान लीजिए ये गोल बना रखा है मैंने, ये यहाँ पर मान लीजिए शेर है, ये 4 दिशाओं में बैठे, तो ये ऊपर का जो भाग है 6 फीट का था, और इसमें वृत्ताकार जो चौकी पूर्ण घाट ये बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो हिस्सा है, बहुत शानदार तरीके से इसमें उकेरा गया था। ठीक है, और ये अगर हम बात करें, जो प्रत्येक जो शेर था, उसके नीचे अगर देखोगे, प्रत्येक जो 4 दिशाओं में जो शेर है, उनके नीचे प्रत्येक तौर पे जो शेर है जो दर्शाया गया, उसके नीचे एक चक्र बनाया गया। मान लीजिए ये शेर है, यहाँ पर एक चक्र बनाया गया, इधर पे एक चक्र बनाया गया होगा, इधर पे एक चक्र बनाया गया, इधर एक चक्र बनाया गया, 4 दिशाओं में यहाँ पर एक एक करके चक्र बनाया गया। और चक्र के बीचों बीच में अगर आप देखोगे, इस यहाँ पर जो जिसे घोड़ा कहते हैं, अश्व, घोड़े को बनाया गया है, शेर को बनाया गया है, और यहाँ पर आपके जो
बैल है, बैल का भी चित्रों को इस चक्र के अंदर बनाया गया है और साथ ही हाथी की मूर्तियां भी इस चक्र के अंतर्गत क्या गया है, उकेरा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। सर ये जो संघ भेद है, संघ भेद का कोई अर्थ भी है? ये संघ भेद जो होता है अशोक द्वारा, मान लीजिए हमारा कोई कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई आपके दोहा है या कोई आपके गीता के कोई श्लोक होगा, मान लीजिए श्लोक आज हम पढ़ लेते हैं, तो उसी प्रकार से उस टाइम पे अशोक द्वारा इसमें कोई मैसेज दिया गया या कोई अच्छी बातें लिखी होंगी बौद्ध धर्म से रिलेटेड या कुछ लिखा होगा, तो जो हमारे कहने से आज पढ़ा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं एक लिपि है, लिपि में उसने तमाम चीजें लिखी गई। हमने ये अनुमान लगाया, जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि इसने अशोक का इसमें संघ भेद खुदा है, जिसमें अशोक द्वारा कुछ ऐसे मैसेज दिए होंगे। ठीक है, इसको कहीं पढ़ने में नहीं आ रखा है। रवि जी क्या सही कह रहा हूँ? जी सर जी। तो इसमें कहीं बेटा भी कहीं पर इसका पढ़ा नहीं गया। अगर आप देखोगे देहरादून के अंदर कालसी में एक बहुत बड़ा पत्थर है, अगर मान लो जितना बड़ा मेरा कमरा होगा, इतने बड़े कमरे में बहुत बड़ा पत्थर है, उसको म्यूजियम में रखा गया, तो उस पत्थर में भी अशोक का संघ भेद लिखा गया, उसमें बहुत एक लिपि लिखी गई है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर में भी एक लिपि लिखी गई है, उससे पता चलता है कि अशोक द्वारा कोई मैसेज दिया गया है जिसमें हमें पढ़ने में नहीं आता है। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दो, जो ये चक्र बनाया गया था, जो चक्र में विशेष रूप से जो अश्व बनाया गया है या वृषभ बनाया गया है या फिर आपके गज बनाया गया है, जो तमाम चीजें बनाई गई, हाथी जो भी बनाई गई है, तो इसमें विशेष रूप से जो पशुओं की जो आकृति बनाई गई है, इस आकृति में जो ईरानी प्रभाव, जो ईरानी कला का कहीं ना कहीं हमें इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। ईरान में क्या होता है, विशेष रूप से पशु पक्षियों का, अगर हम के पशुओं का जो शीर्ष में क्या था वहां प्रचलन था, कहीं ना कहीं जो ईरान के अंदर ये बहुत अधिक बहुतायत में तब में क्या बनाए जाते थे, बहुत अधिक संख्या में बनाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ईरानी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जो 4 पशुओं की हमने जो बात करी, ऐसी कल्पना अगर मैं बात करूं तो मौर्य कलाकारों की ही ये देन है कि ऐसी कल्पना कि भैया एक शेर है, शेर के पीछे दूसरा शेर बनाया गया, फिर बगल में शेर भी थी, वो शेर जो हमारा स्तंभ है, जो अगर हम गए, जो राष्ट्रपति के पास जो मोहर होती है उसके ऊपर जो स्तंभ बना रहता है, आपने देखा होगा राष्ट्रपति के टेबल में भी रहता है, बड़े बड़े डीएम जो रहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी गण होते हैं, तो उनके सामने अशोक स्तंभ होता है, उसके ऊपर से शेरों की लाट होती है जिसमें गोल्डन कलर का ये बनाया रहता है। अभी हमारे मोदी जी ने 2022 में ही 23 में ही आपको पता होगा फरवरी के समथिंग, इन्होंने जो हमारे सेंट्रल विस्टा है, जो नया संसद भवन है, संसद भवन के ऊपर से जो कांसे और जिसमें अलग अलग धातुओं से क्या बोलते हैं मिक्स धातु के माध्यम में उन्होंने क्या बनाया, ये शेरों को जो इसकी अशोक लाट क्यों क्या है स्थापित किया है, तो कहीं ना कहीं वो विवाद का विषय भी बना था। उसमें ये दिखाया गया था जो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ था, इसमें ये शेरों को देखोगे तो इसमें उस टाइम के जो कलाकार थे उन्होंने शेरों को बहुत लयात्मकता से बनाया गया था, शांत स्वभाव का बनाया गया था, उसमें गुस्सा नहीं था उनपे, वो एक कहीं ना कहीं वो एक प्रतीक था, वो एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से बनाए। जो ये हमारे जो सेंट्रल विस्टा के छत पे जो बड़ा सा कांसे का या अलग अलग धातु के मिश्रण का क्या बनाया, जो बनाया गया, तो उसमें उन शेरों को बहुत ज्यादा खूंखार दिखाया गया है, तो इसीलिए विवाद का विषय भी बना था कि जो ये शेरों का जो बनाया गया आपने जो सारनाथ के लिए, वो कहीं ना कहीं जो हमारे पुरातन संस्कृति थे उसके साथ छेड़छाड़ सरकार द्वारा की गई, तो इसमें बहुत ज्यादा हंगामा भी मचा था। अगर आपको न्यूज देखी होगी तो कहीं ना कहीं ये वाले शेरों की फोटो देखोगे, अगर नेट में जा देखना, सेंट्रल विस्टा की उसमें जो सिंह स्तंभ लगा है उसको देखना, और सारनाथ का सिंह स्तंभ की फोटो आप देखना, जब क्लास खत्म हो जाएगी उन दोनों में तुलना करना। जो सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो लगी है वो जो शेरों की आकृति है बहुत ज्यादा खूंखार, ऐसा लगता है कि ये इतने ज्यादा गुस्से में बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं इसमें इतना ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये एक कौतूहल का विषय बना था, कहीं ना कहीं इसमें उत्तेजना दिखाई गई। तो जो आप सारनाथ जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पशुओं की हमने 4 पशुओं की हमें ऐसी कल्पना जो मौर्य काल के में जो अशोक के समय में जो कलाकारों ने इस प्रकार से देन दी कि उसमें जो इस प्रकार से विश्व के इतिहास में अगर आप देखो तो इस प्रकार से कहीं चीजें नहीं बनी है कि एक ही पशुओं के 4 दिशाओं में उसको दर्शाया गया है। ये आपकी मौर्य काल की ऐसी देन है। और सिंह का
जो अगर हम बात करें जो सिंह स्तंभ जो बनाया गया, इसकी जो मूर्ति शिल्प में बनाया, कहीं ना कहीं आदर्श, कहीं ना कहीं हमारा इसलिए बनाया गया, हमने इसे अपने देश का प्रतीक चिन्ह के तौर पर कहीं ना कहीं ये आदर्श भाव हमें दर्शाता है। एकता में अनेकता वाली जो बात करते हैं, तो ये चीज में अनेकता में एकता वाली जो बात है, कहीं ना कहीं हमें एक शांति प्रिय संदेश देता। और जो शेर के जो खाल बनाए गए हैं, जो उसकी बाहर की बॉडी बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें मध्य की ऊंचाई और उसकी जो रेखाएं बनाई गई हैं, उसके जो हाथ बनाए गए हैं, उसके जो शेर के जो बाल बनाए गए हैं, वो लयात्मकता, भाव भंगिमाओं, स्वास्थ्य अगर कहें तो कहीं ना कहीं उसमें स्वभाव जो दिखाया गया बहुत शानदार शांत तरीके से दिखा। जो शेर के जो पंजे हो गए, उसके जो पैर हैं और जो उसकी जो नसों का जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत शानदार तरीके से उकेरा गया है। और हम बात करें जो ये जो सिंह स्तंभ की बात करें, जो ऊपर का जो हिस्सा था ना, ये कट कर अगर बात करूं, जो इसका ऊपर का जो हिस्सा था कटे हुए, अगर हम हिस्से को देखें ऊपर का जो सिंह स्तंभ अगर आप देखोगे, तो वो 32 इंच का व्यास ये था। इसके ऊपर से एक ऐसा करके गोल चक्र था, तो वो जो चक्र था जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा, ये आपने अभी तक इस प्रकार से सिंह स्तंभ देखा, तो इसका ऊपर का ऐसा करके गोल हिस्सा था, पत्थर का ऐसा बनाया गया था। जो ये चक्र था, इस चक्र का जो व्यास था वो 32 इंच का, ये कहे इंच व्यास का, ये धर्म चक्र पर्यटन के बीचों बीच में आपका सिंह स्तंभ था। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि समय के साथ जिस प्रकार से आपदाएं आई होंगी, तो ऊपर का हिस्सा, इसका जो ऊपर का गोल सा हिस्सा होता है, वो टूट के जाके जमीन में गिर गया है और वो जमीन में अलग हो गए। और अगर हम बात करें इसमें, ये जो चक्र था, इस चक्र में कुल कितनी तिल्लियां दर्शाई गई थी, कोई बताएगा? 24। 32। बताओ परिप्रिया, आप बताओ। मुझे 24 की बताएं। 24। और रवि जी आप बताओ। मेरे सारे 32 है। बिल्कुल सही है। देखिए इसके जो ऊपर का जो खांचा था ना, जिसे हम कहते हैं कि गोल सा जो एरिया था, उस एरिया में जो तिल्लियां थी, जो धर्म चक्र जो टूट कर अलग हो गया था, तो इसमें जो जिसे हम आरे या तिल्लियां भी हम जो कहते हैं, तो ये 32 थी। और अगर हम देखें वर्तमान समय में, अगर हम देखें भारत में, तो जो ये सिंह स्तंभ है आज हमारे देश का क्या बना है, बताइए? हाँ, राष्ट्र का एक प्रतीक, कहीं ना कहीं राष्ट्र चिन्ह के रूप में हम इसे देखते हैं। और देखिए अगर ये दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है। अगर किसी के पास है तो दिखाइए। है आपके पास फोटो? क्या बोलते हैं ये रवि जी? हाँ जी सर, है तो मैं देखता हूँ। ये है सर, दिखाता हूँ मैं। कैसे करें, ऑन करते हैं। दिख रहा है? हाँ ये देखिए, ये जो सिंह स्तंभ बना है ना, आप सभी लोग देखिएगा, इसमें तीन चेहरे तो दिखाई दे रहे हैं। इसका पीछे का भी हिस्सा है, देखिए जो ये अशोक का जो चक्र बीचों बीच में दिख रहा है, इसके नीचे जो हिस्सा दिख रहा है, जो कमल की पंखुड़ियों की तरह नीचे को ये दर्शाया गया है, ये वृत्ताकार चौकी में इसको रखा गया, देखिए। और यही ये सिंह स्तंभ है। अब आप देख पा रहे हो कि इन्होंने कुछ ऊपर से भी लिखा है, चारों दिशाओं की तरफ ये दर्शाया गया। 32, अगर इसके बीच का जो चिन्ह है, इसमें 32 तिल्लियां दर्शाई गई, ठीक है ना? देख लिया आप लोग? ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। अब जो ये सिंह स्तंभ है, तो इसमें बहुत चीजें दर्शाई गई हैं। इसमें सिंह स्तंभ, एक मिनट। हाँ सर, इसमें दिशाओं का ज्ञान आता है ना, कि कौन सी दिशा में कौन सा चित्र बना है। हाँ, ये दिशाओं का भी इसमें दर्शाया गया है। गज पूर्वी दिशा में जैसे, वृषभ पश्चिम दिशा में है, सिंह उत्तर में है, अश्व दक्षिण में है। इसका प्रतीक होता है विषय। हाँ, तो ये तमाम चीज जैसे कह रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है?
तो ये कहीं ना कहीं आज हमारे देश का क्या बना है, प्रतीक चिन्ह के रूप में बना है। और इसके ऊपर अगर आप देखो तो धर्म चक्र नहीं है। आपने अभी जो ये दर्शाया था ना, इन्होंने अभी जो दर्शाया था, इसके ऊपर से चक्र की बात कर रहा हूँ मैं बीच बीच में, तो ये चक्र आपने देखा नहीं, देखा ना? तो इसके ऊपर जो सिंह जो बने थे, इसके ऊपर से बहुत बड़ा चक्र था, ठीक है। वो चक्र आज टूटकर ये देख रहे हो, ये आप इसके ऊपर से ये चक्र नहीं है, आप देखोगे यहाँ से लेके बहुत गोल सा चक्र था, तो वो चक्र आप देखेगा। और जो ये शेर की जो रेखाएं बनाई गई थी वो बहुत अत्यंत बहुत शानदार तरीके से, देखिए इसमें जो कमल की पंखुड़ियां बनाई हैं, जो बैठी हुई जो कमल की पंखुड़ियां बहुत शानदार तरीके से इसमें बनाई गई हैं। कहीं ना कहीं देखिए गोल वृत्ताकार, इसमें पशु में अगर आप पशु को भी देखोगे तो इसके जो गोल वृत्ताकार है, तो इसकी गतिशील बनाई गई। अगर हम कहें जॉन मार्शल है, आपने इनका नाम सुना होगा, जॉन मार्शल ने लिखा है कि वो कहते हैं कि शैली और कारीगरी दोनों दृष्टि से जो ये है, जो चक्र है, ये उत्कृष्ट है अपने आप में। कहीं ना कहीं इसकी नक्काशी भारतीय शिल्प में इसका कोई स्थान नहीं है, इनके द्वारा ये कहा गया है। और ये कहते हैं कि मेरे विचार में ये प्राचीन संसार में कोई भी इस चीज से बढ़कर नहीं है। ये किसने कहा, क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके रिपीट करिए इसको। देखिए जॉन मार्शल द्वारा अशोक स्तंभ से संबंधित कुछ बातें कही गई थी। इन्होंने कहा था कि जो ये शैली है और जो ये कारीगरी, ये दो चीजों का जब मिश्रण हुआ तो ऐसे मेरे दृष्टिकोण से ऐसा सर्वोत्कृष्ट जो चीज है संसार में कहीं नहीं बनी है। और जो भारतीय शिल्प की अगर बात करें, जो नक्काशी भारतीय शिल्प में की है, ये इसका अपना संसार में ऐसा कोई है, अद्वितीय स्थान है। और मेरे विचार से प्राचीन संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इससे बढ़कर हो, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं मानी है, ठीक है। और जो ये स्तंभ है, और जो ये आप ये देख पा रहे हो ना, जो ये स्तंभ है, जो शेर पहला वाला जो फ्रंट वाला जो शेर दिख रहा है, शेर के गर्दन के ऊपर से गोल चक्र था जिसमें आपकी 32 तिलियां थी, गर्दन के ऊपर रखा गया था बीचों बीच में, ठीक है। जैसे 4 शेर है, 4 शेरों के बीचों बीच में ये धर्म चक्र का एक बहुत बड़ा था। समय के अनुसार ये टूट कर क्या हो गया, जमीन पर गिर गया, ठीक है। अब देखिए जो आपका हाथ थक गया होगा, रहने दीजिए। अब इसमें क्या है, जो ये शीर्ष स्तंभ की आकृति को बनाना, अगर ये बनाया था, ये बहुत भारी, अगर कई टन, ये इसे लाड भी कहते हैं, जो शीशे जैसे इसमें क्या चमक लगाया गया है, या कहते हैं इसमें युग में किसी प्रकार की पॉलिश या पत्थर में चमक लाने के लिए ये विधि अपनाई गई होगी, ये तमाम चीजें। और जो इसमें जो लयाटें बनाई गई हैं, लाटें बनाई गई, उसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों को बनाया गया। और हाथी का हो गया, बुद्ध के जन्म का उसमें दिखाया गया, वृषभ राशि को दर्शाया गया, सिंह को दर्शाया गया, उसकी खालों को किस प्रकार से बनाया गया, घोड़े को कितना आक्रमित तौर से बनाया गया, उसको दौड़ते हुए प्रतीक चिन्ह में कहें तो कहीं ना कहीं ये जो आकृति है बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है। और आप इसके चक्र को अगर दाईं ओर का जो चक्र देखोगे और बाईं ओर को अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें वृषभ बना हुआ है। और दाईं और बाईं ओर अगर देखोगे तो इसमें आपके जो वृषभ कि यहाँ पर वो चीजें उकेरी गई हैं। और इसकी जो ऊंचाई थी ना, अगर टोटल हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 70 फीट की ये थी। और अगर हम बात करें तो इसका जो कपिवस्तु की हम बात करें तो उसका सिंह स्तंभ है आपके 30 फुट का। अलग अलग की बात करते हैं तो पहले इसमें क्या था, पूजा अर्चनाओं के लिए भी ये प्रयोग किया जाता था। या कहते हैं कि लंबी में जो लुम्बी थी, लुम्बी में जो उद्यान, जो लुम्बी का जो उद्यान था उसमें ये स्तंभ को स्थापित किया गया था। यहाँ पर बुद्ध के जन्मों का उल्लेख मिलता है। और क्या जैसे प्राकृतिक जो घटनाएं घटी हुई, जैसे बिजली गिरी होगी तो इसका जो शीर्ष का जो भाग था वो टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। और जो वेदिका है, वेदिका में कहीं ना कहीं बुद्ध के जन्म के तमाम चीजों को दिखाया गया। अशोक का बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया। और कहते हैं कि अशोक ने इसमें स्वयं इसकी पूजा अर्चना ये करता था, उसके द्वारा जब स्थापित किया गया तो तमाम चीजें इसमें दिखाई गई, ठीक है। और बुद्ध के और जो अवशेषों की अगर हम बात करें तो जो ये अवशेष जो टूटा था ना, ये जो सिंह स्तंभ जो टूटा था, उसको कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये 8 भागों में टूटकर विभाजित हुआ था, ठीक है। 8 भागों में ये टूट गया था और अलग अलग जगहों पर इसको रखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना सभी के समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कहता है जो क्या कहते हैं, सारनाथ का स्तंभ और सिंह का स्तंभ बोला, इसको अशोक की लाट भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, ठीक है। देखिए कहते हैं कि कुशील, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। जो राजगृह सभा की जो ऊंचाई कहते हैं कि 50 फीट थी,
पाटलिपुत्र का दूसरा स्तंभ उस स्थान पर था जो जहाँ पर अशोक का नर तुल्य कारीगर था, जिसका नाम रमणी बंधन था। पाटलिपुत्र का पहला स्तंभ है, इसकी जो ऊंचाई 30 फीट माने जाते, जम्बूद्वीप स्तंभ था। और ये फ्राहियान ने अपने भ्रमण में इसको देखा, जब चीनी यात्री फ्राहियान आया था उसने अपने भ्रमण के उसमें देखा। कुशील नगर का पहला स्तंभ में, जिसमें बुद्ध का परिनिर्वाण से संबंधित तमाम चीजें दिखाई गई। कुशील नगर का दूसरा स्तंभ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्तंभ बनाए थे, कहीं ना 15 स्तंभों की जिक्र होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया? जी सर। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था आज का